हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये तीसरी बार हरियाणा की ऐतिहासिक जीत हुई है, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक लगाने जा रही है। सरकार में बीजेपी की वापसी, कांग्रेस की तरफ से इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। जरा सुनते हैं क्या कह रही है कांग्रेस पार्टी। तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। जयराम रमेश जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाते हुए अंग्रेजी में अपनी बात रखें। मैं सिर्फ ये बात कहूंगा कि जम्मू और कश्मीर के जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठबंधन को। भारी बहुमत से उनको जिताया है। सरकार बनेगी, साझा कार्यक्रम होगा और पूरा प्रयास किया जाएगा। हम पीछे नहीं हटेंगे। इस गठबंधन सरकार की प्राथमिकता यूटी को फिर से पूरे राज्य का दर्जा मिलना ज़रूरी है और यही प्राथमिकता होगी। और भी मुद्दे हैं, विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं। साझा कार्यक्रम, दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो भी है, साझा कार्यक्रम भी तैयार किया जाएगा और एक पारदर्शिता से जवाबदेही और संवेदनशील सरकार के गठबंधन जम्मू और कश्मीर की जनता को देगी। हरियाणा के संदर्भ में हमने चुनाव आयोग से आज दोपहर से लगातार शिकायत कर रहे हैं। उनसे जवाब भी आया है। उस जवाब का जवाब भी मैं दे रहा हूं और उसके बाद भी 3 या 4 जिलों से बड़े गंभीर शिकायत आए हैं। वो सब कल या परसों हम चुनाव आयोग के सामने पेश करेंगे। पर मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि ये लोकतंत्र की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है। इसके ऊपर मैं आज कुछ नहीं कहूँगा। जब हम सारे शिकायत इकट्ठा करके चुनाव आयोग से समय मांगेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि वो समय हमें मिलेगा। कल या परसों तक हम उम्मीद करते हैं कि हम चुनाव आयोग के सामने एक विस्तार से, जो अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से शिकायतें आई हैं, कुछ आज हमने इलेक्शंस कमीशन के सामने रखा था, पर और भी हैं और बड़े गंभीर मुद्दे हैं ईवीएम को लेकर। और जिस तरीके से एक माहौल पैदा करने की प्रयास की गई, दबाव स्थानीय अधिकारियों पर लाया गया और जहां जिन जिन सीटों में हमारी हारने की कोई गुंजाइश नहीं थी, वहां हम हारे हैं। मैं समझता हूं ये नतीजा लोक भावना के खिलाफ है, जो जमीनी हकीकत है और सभी ने ये हकीकत को महसूस किया है। ये नतीजा उसके खिलाफ जाता है। I will just repeat this in English very briefly. The people of Jammu and Kashmir have given a clear, decisive, convincing
mandate to the National Conference, Indian National Congress. कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस जयराम रमेश को आपने सुना, जिनकी तरफ से साफ कह दिया गया है कि ये जो नतीजे आए हैं कांग्रेस इन्हें बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकती है। चुनाव आयोग से कांग्रेस पार्टी की तरफ से शिकायत की जाएगी। इन नतीजों को लेकर ईवीएम की शिकायत कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस हरियाणा चुनाव के नतीजों को तंत्र की जीत, लोकतंत्र की हार करार दे रही है। कांग्रेस कह रही है हरियाणा के चुनाव के जो नतीजे आए हैं ये लोक भावना के खिलाफ है। हरियाणा विधानसभा चुनाव का नतीजा, कांग्रेस कह रही है हम ये नतीजा स्वीकार नहीं करते। देखिए, ऐसा पहली बार ही देखने के लिए मिल रहा होगा जब लोकतंत्र में किसी राज्य के अंदर चुनाव हो और चुनाव नतीजों को आकर हारने के बाद कोई पार्टी इस तरीके से खारिज कर दे, जैसे आज कांग्रेस पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को खारिज करती हुई नजर आ रही है। अमूमन शाम होते होते सबको एहसास हो जाता है हार जीत का फैसला होने के बाद और फिर नतीजों को स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन इस बार मामला अलग है। कांग्रेस पार्टी जो है वो कह रही है कि ये तो तंत्र की जीत हो गई, लोकतंत्र की हार, हम स्वीकार नहीं करेंगे नतीजों को। और इस समय ये नायब सिंह सैनी है, यहां तस्वीरों में फिलहाल नजर नहीं, ये देखिए, आपको दिखे नायब सिंह सैनी अपनी गाड़ी में, नायब सिंह सैनी सवार और कार्यकर्ताओं का वहां पर हुजूम, साथ में उनकी पत्नी नजर आ रही है नायब सिंह सैनी की। बड़ी जीत नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बीजेपी को मिली है और उसी का जोश इस समय बीजेपी कार्यकर्ताओं में हाई है। देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं का जमावड़ा, नायब सिंह सैनी जहां से गुजर रहे हैं, उनकी गाड़ी शायद यहां से गुजर रही थी और वहीं पर ये हुजूम कार्यकर्ताओं का जो पहुंच गया है, बीच रास्ते में फिलहाल रुकी हुई है नायब सिंह सैनी की गाड़ी। कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए नायब सिंह सैनी को आप देख रहे हैं, मीडिया का हुजूम भी वहां पर मौजूद है। क्या यहां पर अपनी बात कुछ रखेंगे नायब सैनी, इसका हमें इंतजार है। फिलहाल आपको बता दें हरियाणा में जो बीजेपी को जीत मिली है उसके बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हो गए हैं। बीजेपी ने बड़े स्तर पर जश्न की भी तैयारी कर दी है। आज रात 9 बजे बीजेपी ब्लॉक स्तर पर जश्न मनाने की तैयारी कर रही है और उससे पहले शाम 7:30 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे, दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए संबोधन भी है। फिलहाल ये तस्वीरें नायब सिंह सैनी की आपके सामने। और अब मैं आपका परिचय कराती हूं, खास मेहमान हमारे साथ आज जो शो में मौजूद हैं, बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम, कांग्रेस की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। जफर भाई से शुरुआत करेंगे क्योंकि जफर भाई, कांग्रेस की तरफ से तो इन नतीजों को स्वीकार ही नहीं किया जा रहा, कांग्रेस खारिज कर रही है। तंत्र की जीत, लोकतंत्र की हार, हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर शिकायत करेंगे, चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएंगे, ये कह रही है कांग्रेस पार्टी। आपका रिस्पॉन्स? देखिए रुमाना जी, कल आप के शो में मैं था जब आप हर सीट पे चर्चा कर रही थी। आपको याद होगा 24 घंटे पुरानी बात है सिर्फ, मैंने क्या कहा था 24 घंटे पहले कि आपके जो पत्रकार कह रहे हैं या जो सर्वे कह रहे हैं वो उसको मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन हमारा भी जो फीडबैक मैकेनिज्म है और जो हमारे पास जो फीडबैक है अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा और पार्टी के द्वारा, उसकी उसको आपके सामने रखा था और मैंने कहा था कि हम 50 सीट से कम होंगे नहीं, 52 हो, मैंने भी तो कहा था ऐसा होगा तो मैं आपको बधाई दे दूंगी, ऐसा होगा तो हम आपको बधाई देंगे और लीजिए आप पहले मुझसे बधाई स्वीकार कीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कल ऐसा ही हुआ था और वाकई में कल यकीन करना मुश्किल हो रहा था। और जिस तरीके से आप भी लिस्ट लेकर बैठे हुए थे और मैं भी लिस्ट पढ़ के हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक विधानसभा, क्योंकि कल हमने पत्रकारों वाला एग्जिट पोल दिखाया था और आज जिस तरीके के आंकड़े आए हैं, आप बिल्कुल कल यही बात कह रहे थे कि साहब बम्पर जीत बीजेपी को मिलने वाली है और वही आज हो गया। लेकिन मेरा सवाल यह कि कांग्रेस तो मान ही नहीं रही है ना इन नतीजों को, वो तो कह रही है कि तंत्र की जीत हो गई, लोकतंत्र की हार, वो उसको कह रही है। अरे हारने वालों की बात क्या करे। देखिए मैंने तो सीट बाय सीट बोला था और ये भी कुछ सीटों में कहा था कि शायद इसमें हमें मुश्किल होगी, ये भी आपसे तस्लीम किया था। और ये मैंने इसलिए नहीं कहा था कि मैं कोई ज्ञानी हूँ, ये हमारा फीडबैक था, पार्टी का फीडबैक था और उसके बेसिस पे कह रहे थे। अब बात रही कांग्रेस पार्टी की, अब ये जब भी हारते हैं तो ठेकरा कहीं ना कहीं फोड़ना है। तो अब राहुल गांधी जी के वो इतना आसमान में चढ़ाया था कि अब उनको वहाँ से उतारने में मुश्किल हो रहा है, तो ये कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। भाई जमीन में आप थे ही नहीं, आप तो हवा में थे। भाई जरा सा आपको रोक रही हूँ, नायब सिंह सैनी इस वक्त मीडिया के सामने क्या कह रहे हैं, जरा दर्शकों को सुना देते हैं, फिर आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय मोदी जी की नीतियों का ही परिणाम है क्या जितनी बड़ी ऐतिहासिक जीत जो मिली है, उनके आशीर्वाद से मिली है। उन्होंने जो नीतियां बनाई हैं, गरीब के लिए बनाई हैं, किसान के लिए बनी है, मजदूर के लिए बनी है, जो उन्होंने नीतियां महिलाओं के लिए बनाई है,
जो युवाओं के लिए बनाई है, ये उन नीतियों का परिणाम है। आदरणीय मोदी जी की नीतियों को ऊपर आज मोहर लगाई है। ये डबल इंजन की सरकार को ने मोहर लगाई है, इनकी नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पूरे प्रदेश की जनता का, और तमाम कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री जी, आप ये ऐतिहासिक जीत है क्योंकि आपसे पहले एब्सोल्यूट मेजोरिटी किसी के नाम पर नहीं मिली थी। नायब सिंह सैनी के नाम पर इस बार हरियाणा में कंप्लीट मेजोरिटी मिली है। ये कार्यकर्ताओं की जीत का परिणाम है। ये कार्यकर्ताओं की जीत आप देखिए, कार्यकर्ताओं को देखिए, इनकी जीत का परिणाम है ये इनका आशीर्वाद है, इनकी मेहनत है। इनकी मेहनत से ही आज हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार हैट्रिक लगाई है, मोदी जी के नेतृत्व में लगाई है। ये डबल इंजन की सरकार ने लगाई है। आप दूसरी बार शपथ कब लेंगे? अभी बताएंगे, आपको बताएंगे। हरियाणा में बहुत बड़ी जीत ये मिली है, इसके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि जिस जीत की उम्मीद नहीं थी, सारे एग्जिट पोल आपके खिलाफ जा रहे थे, उन एग्जिट पोल को धता बताते हुए आपने बड़ी जीत दर्ज की। ये देखिए, विपक्ष का एक इस प्रकार का रूमर था, मैं बार बार कह रहा था ऐतिहासिक जीत होगी। ये हरियाणा के लोगों की जीत है। गरीब ने, वंचित ने जिस प्रकार से बाहर निकल करके अपने एक छोटे बेटे को आशीर्वाद दिया है, मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है, और मनोहर लाल जी ने जो काम किए हैं उनके ऊपर मोहर लगाई है, आज उसका परिणाम है कि आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार है। कांग्रेस झूठ नहीं बिकेगा। मैंने कहा था कि इनका झूठ हिमाचल में बिका, इनका झूठ कर्नाटक में बिका, इनका झूठ तेलंगाना में बिका, इनका झूठ न राजस्थान में चला, न मध्य प्रदेश में चला, न छत्तीसगढ़ में चला, और न हरियाणा में चला। अब ईवीएम ये उनको पूछ लो। देखिए, ये उनकी फितरत है। आप उनसे बात करिए, मैं 2 दिन के बाद कल बात करूंगा आपसे। मैंने कहा है, गरीबों ने खूब वोट दिया है। मैं गरीब परिवार का व्यक्ति हूं, साधारण परिवार का बालक हूं, और जिसको नीचे पता है, डट करके मोदी जी के नेतृत्व में हम काम करेंगे, खुल करके काम करेंगे। नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। एक्सक्लूसिव बातचीत हमारे सहयोगी नीरज पांडे के साथ की, और आपने सुना नायब सिंह सैनी को। सीधे सीधे हरियाणा में बीजेपी की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए नायब सिंह सैनी की तरफ से कहा गया कि हरियाणा में जो बीजेपी को जीत मिली, और ये जो ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने हरियाणा में जो जीत की हैट्रिक लगाई है, दरअसल ये प्रधानमंत्री की नीतियों की वजह से मिली है। वो नीतियां जो गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवाओं के हित की नीतियां हैं। इसी वजह से हरियाणा की जनता ने डबल इंजन की बीजेपी सरकार पर मोहर लगा दी है, और वो भी हैट्रिक वाली जीत, ऐतिहासिक जीत जो इस बार बीजेपी को हरियाणा में मिली है। नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही बीजेपी ने इस बार हरियाणा का विधानसभा चुनाव लड़ा, और नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही हरियाणा की जनता ने भरोसा बीजेपी पर जताया, और बीजेपी को 2014-2019 के मुकाबले ये बड़ी जीत जो इस बार 2024 हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली है। मैं जल्दी से रुक करती हूं, जरा खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी की तरफ से सैयद जफर इस्लाम, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आलोक शर्मा हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे, और साथ ही 2 वरिष्ठ पत्रकार अनिल आर्य जी, और आप देख रहे हैं हमारे साथ अमित नेहरा जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। एक क्विक रिएक्शन लेते हैं जरा हम। अनिल आर्य जी, ये जो नतीजे आए हैं, वाकई में जिस तरीके से जफर भाई कह रहे हैं कि अंदर पार्टी ने पूरी तैयारी की थी, इंटरनल असेसमेंट, और ये सच बात है। कल भी जफर भाई हमारे साथ थे और उनकी तरफ से 52 का आंकड़ा वो देकर गए थे, और देखिए आज वही 50 के आसपास बीजेपी। अभी देखिए, जो भाजपा की जीत है, इस जीत में बहुत बड़ी भूमिका नायब सैनी को लाना, उनका स्वभाव ये भी रहा। और एक बात और, संघ का फैक्टर हम मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। लोकसभा चुनाव में संघ के कार्यकर्ता दूर थे। इस बार अरुण कुमार जी जो संघ के प्रभारी हैं, फरीदाबाद में एक मीटिंग हुई थी जिसमें वो थे, पवन जिंदल जी जो क्षेत्रीय प्रभारी हैं वो थे, और प्रताप जी, इन तीनों की मीटिंग हुई थी, और उसमें तय हुआ था कि संघ पुरजोर तरीके से काम करेगा।
मुझे लगता है कि संघ के कार्यकर्ताओं ने टोली बनाकर घर घर जो तलवार खटखटाए हैं उसका फ़ायदा भी बीजेपी को मिला है। बाकी सब मुद्दे जो हैं, चाहे वो नॉन जाट और जाट का वोट रहा हो, नॉन जाट का पूरा जो भाजपा का जो वोट है वो उसके साथ आया है। हम देखते हैं चाहे जीटी रोड हो, चाहे अहिरवाल हो, गुड़गांव, फरीदाबाद, ये पूरे क्षेत्र वो थे कि जहाँ नॉन जाट का या बीजेपी का होल्ड है। और इसमें स्पेशल एक बात और मैं कहना चाहता हूँ रोमाना जी, हाँ जी, कि जैसे उचाना कला है, उचाना कला वो सीट है जो जाट बहुल सीट है, जहाँ से चौधरी विजेंद्र सिंह के लड़के हैं वो चुनाव लड़ रहे थे। दुष्यंत चौटाला जो जेजेपी के सबसे बड़े फेस हैं, डिप्टी सीएम थे, वो चुनाव लड़ रहे थे। और उन सबके बीच में से भले ही वो 40 से कम वोट से जीते हों, देवेंद्र अत्री जो भाजपा के कैंडिडेट हैं वो जीत के आए। तो ये जो फैक्टर है, मुझे लगता है कि इसका फायदा भाजपा को मिला है। तो मतलब वो बारीक प्लानिंग और आरएसएस जिस तरीके से एक्टिव हुआ इस बार विधानसभा चुनाव में, और कांग्रेस को हवा ही नहीं लगी, जमीन पर जिस तरीके से बीजेपी ने काम किया, रणनीति बनाई, इसी की वजह से आलोक जी कांग्रेस मीडिया के सामने आ रही है और कह रही है कि साहब हम इस हार को स्वीकार ही नहीं कर रहे, ये तो तंत्र की जीत हो गई, लोकतंत्र की हार हो गई। ऐसे बयान क्यों, आलोक शर्मा जी? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह की ग्राउंड की सिचुएशन थी और जो रिजल्ट सामने आए हैं उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर नज़र आ रहा है। आपने भी ग्राउंड पर देखा होगा, तमाम मीडिया के लोगों ने भी देखा, तमाम एग्ज़िट पोल भी थे, और जिस तरह के हालात थे और जो रिज़ल्ट्स आए हैं उनमें बिल्कुल ज़मीन और आसमान का अंतर है। हमारे पास लगभग 3 जिलों से काउंटिंग के प्रोसेस में और काउंटिंग और तमाम शिकायतें रही हैं। हम इसको 1 या 2 दिन में सही से एनालाइज करके उनको देश के सामने भी रखेंगे, और कहीं ना कहीं अभी जो सामने आ रही ये चीज़, उसमें लगता है कि लोकतंत्र को मैनेज किया गया है, लोकतंत्र को किस तरह से उसको दबाया किया जाए, ऐसी तमाम चीजें लग रही हैं। इसके ऊपर हम 1 या 2 दिन में विस्तार से बात करेंगे। इस तरह के रिजल्ट अप्रत्याशित थे और इसीलिए माननीय राम रमेश जी ने कहा है कि इन रिजल्ट्स को हम बहुत दिल से किसी भी रूप में स्वीकार नहीं कर पाए। लेकिन आलोक जी, ऐसा तो पहले छत्तीसगढ़ में भी हो चुका है, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के साथ ऐसा हुआ, और एग्जिट पोल के आंकड़े जिसका अभी आपने जिक्र किया, कांग्रेस तो एग्जिट पोल की चर्चाओं में भी शिरकत नहीं करती है। आप लोग तो एग्जिट पोल को सिरे से ही खारिज करते हैं, अब आप एग्जिट पोल को आधार बना रहे हैं। सर एग्जिट पोल तो सर कितनी बार गलत हो जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखिए, छत्तीसगढ़ की भी बात आपने रोमाना जी की, छत्तीसगढ़ में भी जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ था उस स्टेटमेंट आई थी कि हम छत्तीसगढ़ जीत गए, और उसके बाद हमने देखा कि वो 21 सीटें जो थी ट्राइबल वाली बैलेट की पूरी की पूरी कांग्रेस हार गई। इस बार भी मोदी जी ने तमाम वही बातें कही जिस तरह से उन्होंने कहा पलवल के अंदर के वहां पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो हुआ था ऐसा ही नहीं। मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ आलोक जी, जम्मू कश्मीर के भावी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मीडिया के सामने आ गए, जरा उन्हें सुना देते हैं, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। अच्छा, अपनी बात कहकर वो निकल गए हैं मीडिया के कैमरों के सामने से। दोबारा से जब उनकी बाइट आएगी तो मैं दोबारा सुनाऊंगी, तब तक आलोक जी का रुख कर लेते हैं। आलोक जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए सर, उसके बाद सैयद जफर इस्लाम साहब आप जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि यहाँ गंभीर आरोप हैं जो आलोक शर्मा की तरफ से लगाए जा रहे हैं। आइए आलोक जी। देखिए, बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स ऐसे हैं जिनका कोई अस्तित्व तो नहीं था, ना वो चुनाव ढंग से लड़ पा रहे थे। ठीक है, पार्टी के नाम पर वोट पड़ता है, लेकिन सोहना सीट पर 66,000 वोट इंडिपेंडेंट्स को चले गए। अब ये क्या है? ये 66,000 वोट एक कंस्टिट्यूएंसी में 2 इंडिपेंडेंट्स को चले जाना, उनमें से एक तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत चुनाव लड़ रहा था, कहीं पर दिखाई दे रहा था, दूसरा तो कहीं चुनाव लड़ता हुआ भी नजर नहीं आ रहा था। इस तरह के तमाम एक जगह से जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी चौंकाने वाली हैं कि इन लोगों को खास तौर पर इंडिपेंडेंट्स को। सर वाकई में चौंकाने वाली कांग्रेस के लिए होगी, और जब भी कोई दुख की खबर होती है तो उसको एकदम से एक्सेप्ट करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सोना को लेकर आपने एक सवाल उठाया है यहाँ पर, और उसको लेकर ये जमीन से जुड़े हुए पत्रकार हैं आर्या साहब, ये कह रहे हैं कि वो जवाब देना चाह रहे हैं सोना वाले सवाल पर जो अभी आपने उठाया। आइए आर्या साहब जी। मैं गुड़गांव रहता हूँ, सोना मेरा क्षेत्र है, वहाँ जिन 2 कैंडिडेट्स की आप बात कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट को इतनी वोट कैसे मिल गई, आप वहाँ इक्वेशन देखिए। जावेद अहमद को जो वोट्स मिली है वहाँ 70,000 मुसलमानों की वोट है और एकजुट होकर वो वोट पड़ी है। दूसरा जो कल्याण चौहान को वोट मिली है 16-17,000 वोट, जो राजपूत कम्युनिटी की वोट थी, वहाँ एक चला था कि राजपूत सारे के सारे एक तरफ गए, वोट गए। तो आप ये मत कहिए कि वोट एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को कैसे मिल गया। और चर्चा तो यहाँ तक थी कि अगर पूरी तरह से
सारी वोट अगर जावेद को मिल जाती है और कांग्रेस को वोट नहीं मिलती है, मुसलमानों की वोट कांग्रेस को भी गई है। अगर 100% जावेद को वोट मिलती तो आप तय मानिए कि जावेद जीतता। तो आप ये मत कहिए कि इस वजह से वो हो गया है, आप स्वीकार कीजिए कि हारे हैं आप वहां पर। हाँ, आप देखिए ना, आप आलोक जी, अब सोना का आपने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया और सोना को लेकर यहाँ पर आपने सुन लिया, अनिल आर्य जी ने पूरा का पूरा गुणा भाग बता दिया। तो सर ये तो स्वीकार करना चाहिए ना कि गलती हो गई। स्ट्रेटेजिक लेवल पर आप लोगों ने रणनीति उस हिसाब से नहीं बनाई या फिर समझी नहीं, इस तरीके की जो गलती हो गई है। मतलब आप तिगांव देख लीजिए सर, तिगांव में आपके जो उम्मीदवार पहले ललित नागर हुआ करते थे, आपने उनको टिकट नहीं दिया, आप वहां से उतारते हो रोहित नागर को। होता क्या है सर, ललित नागर वहां पर इंडिपेंडेंट उतरते हैं, उससे होता क्या है सर, आराम से जो बीजेपी के कैंडिडेट है वो जीत जाते हैं और आपके कैंडिडेट तो सर तीसरे नंबर पर पहुंच जाते हैं। ललित नागर ही टक्कर देते हुए वहां पर नजर आ रहे थे। तो सर कैंडिडेट सिलेक्शन, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और साथ ही साथ स्ट्रेटेजी के लेवल पर कांग्रेस शायद मात खा गई। और क्या इसकी वजह ओवर कॉन्फिडेंस है, इस पर मैं आऊंगी, लेकिन पहले जरा हम लेकर चलते हैं आपको ग्राउंड पर। हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस समय मौजूद है। आपसे कुछ देर पहले नीरज पांडे बातचीत कर रहे थे, आपने सुना था नायब सिंह सैनी के साथ। नीरज, आपकी एक्सक्लूसिव बातचीत मैंने अभी दर्शकों को दिखाई और किस तरीके से नायब सिंह सैनी ने जीत का श्रेय सीधे सीधे डबल इंजन की सरकार को देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को दे दिया, ये भी हमने सुना। लेकिन वाकई में इतिहास तो रच दिया गया है, चेहरा नायब सिंह सैनी का था और उसी पर भरोसा हरियाणा की जनता ने जता दिया। नीरज जी बिल्कुल रोमाना, हमने देखा भी जब हम ग्राउंड में थे तब भी ये लग रहा था कि नायब सिंह सैनी चूंकि इतने सरल और इतने सौम्य है कि जनता उनको सपोर्ट कर रही है। आज भी जब वो पहुंचे यहाँ पर तो बड़ी भीड़ थी। ये पिपली जगह है जहां पर उनके लाडवा विधानसभा है, उनका लाडवा विधानसभा का एक मंडल है पिपली, वहां पहुंचे थे। वहां पे तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा थे सड़क पर, लेकिन वो किसी को निराश नहीं किए। करीब 15 मिनट यहाँ रुके, लोगों से मिले, लोगों से हाथ मिलाया, लोगों की शुभकामनाएं ली, उनका माला पहना और एक एक आदमी से बाकायदा वो इंटरेक्ट कर रहे थे, मिलने की कोशिश कर रहे थे। चूंकि भीड़ बहुत थी, आज बड़ा दिन है हरियाणा के लिए, खुद नायब सिंह सैनी के लिए कि उनके चेहरे पर चुनाव हुआ और उनको एक बड़ी जीत मिली। तो उस दौरान भी हमने बात करने की कोशिश की और जब बात की तो उन्होंने कहा कि ये जनता की जीत है। यहाँ के गरीबों ने, 36 बिरादियों के लोग ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, भाजपा के डबल इंजन की सरकार को चुना है। आज इस जीत का श्रेय भी वो खुद ना लेने की बजाय नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर को वो दे रहे थे और उनकी नीतियों को दे रहे थे। नीरज मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को भी और खासतौर से अपने पैनलिस्ट को भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि नीरज पांडे हमारे उन सहयोगियों में से हैं जो लगातार हरियाणा की सियासत को करीब से देख रहे थे, समझ रहे थे और बाकायदा नेशनल टेलीविजन पर, एबीपी न्यूज पर कितनी बार तो मेरे साथ ही बातचीत करते हुए ये बात नीरज पांडे की तरफ से ऑन एयर कही गई, क्योंकि पूरी हवा जो है वो ये बन रही थी कि साहब कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। और नीरज अक्सर इस बात को दोहराया करते थे कि साहब मामला उतना आसान कांग्रेस पार्टी के लिए नजर नहीं आ रहा है, बीजेपी के चांसेस ग्राउंड पर हैं। इस बात का जिक्र बार बार नीरज की तरफ से किया जाता रहा। इस बीच देखिए हरियाणा के नतीजों को लेकर कांग्रेस का जो बयान सामने आया है, कई सीटों पर ईवीएम से छेड़छाड़, ये अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जयराम रमेश, उसमें भी वो इस बात का जिक्र कर रहे थे और उनकी तरफ से कहा भी गया कि ईवीएम को लेकर, ईवीएम को लेकर और साथ ही साथ स्थानीय अधिकारियों पर दबाव को लेकर, ये वो दो मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग से मुलाकात करेगी, उससे शिकायत दर्ज करवाएगी। 1-2 दिन में जैसे ही चुनाव आयोग से समय मिलेगा तब एक तो ईवीएम वाला मामला और दूसरे स्थानीय प्रशासन पर दबाव वाला मामला, इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाने की तैयारी में है। अच्छा, मैं ये इसलिए बता रही थी यहां पर क्योंकि अभी आलोक भाई हमारे साथ हैं और वो कह रहे थे कोई ये नहीं मान रहा था कि बीजेपी जीतेगी। तो ऐसी बात नहीं है, ये नजरिए की बात है। शायद जो कांग्रेस के समर्थक थे या कांग्रेस पार्टी थी उसको ऐसा लग रहा था आलोक जी कि आप लोग जीत रहे हैं, लेकिन जमीन पर कुछ अलग भी तस्वीर थी जिसको बहुत से लोग देख रहे थे, बहुत से लोग बयां भी कर रहे थे, बहुत से लोग चुप थे। पर अब जब नतीजा आ गया है तो उसको कांग्रेस स्वीकार ना करके, क्या ये हार की टीस है, हार की खींच है कि ठीकरा अब ईवीएम और चुनाव आयोग पर फोड़ा जा रहा है? नहीं, देखिए रोमाना जी, हम स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स के साथ जाएंगे कि किस तरह से पानीपत में कुछ ईवीएम जो हैं वो आई जिनके अंदर 99% वो चार्ज थी और 2 राउंड तक वो काउंटिंग चली, तब तक ठीक रहा सब। उसके बाद 6 ईवीएम आई जो 99% चार्ज थी, मतलब चुनाव के 4 दिन बाद भी वो 99% चार्ज थी और उनके अंदर बीजेपी का जो वोट परसेंटेज का डिफरेंस है 6 की 6 ईवीएम में, वो 60 से 70% है।
ऐसी खबरें आ रही हैं और ऐसा हमने बिल्कुल ईवीएम के नंबर और तमाम चीज़ों के लिए कैंडिडेट्स को बोला है, ऐसे नहीं स्वीप किया है और वोट परसेंटेज डिफरेंसेस आए हैं। वो मतलब पड़ोस का जिला पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ है और दूसरा जिला जो है वो बीजेपी की तरफ जा रहा है और इस तरह की अनियमितताओं की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। हम स्पेसिफिकली इलेक्शन कमीशन के सामने जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं उनको सामने रखेंगे। इसमें पूरी तरह से कहीं ना कहीं मैनेजमेंट हुआ है प्रशासन के द्वारा, ऐसा हमें प्रतीत होता है। सर, ये तो बड़े गंभीर आरोप है ना जो अब आप लगा रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी अपने दम पर नहीं जीती है, आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र में जहां जनता जनार्दन है, जहां हर चीज का फैसला जनता करती है, आप कह रहे हैं कि मैनेज हो गया है मामला। जब इस तरीके की आप बातें कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं पूरा का पूरा लोकतंत्र और उसी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं ना। ये गंभीर आरोप है। मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये तीसरी बार हरियाणा की ऐतिहासिक जीत हुई है, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इतिहास बीजेपी ने रच दिया है। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक, तीसरी बार हरियाणा की सत्ता पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है और वो भी पूरी धमक, पूरी धाक के साथ। आंकड़ा देख लीजिए आप किस तरीके से बीजेपी हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें और इस समय बहुमत के आंकड़े से आगे 48 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं। अच्छा, एक बड़ी खबर आ रही है, वो आदमपुर वाली सीट जो बिश्नोई परिवार की अपने घर की सीट कही जाती थी। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई वहां से चुनाव मैदान में उतरे हुए थे बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर और फिलहाल बड़ी खबर यह कि आदमपुर से बीजेपी के भव्य बिश्नोई हार गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, 565 वोटों से भव्य बिश्नोई आदमपुर सीट से हारे। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल हमारे साथ मौजूद है, साथ ही राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर बता दूं आपको, उचाना कला सीट दुष्यंत चौटाला जहां से पिछली बार जीते थे वहां से इस बार बीजेपी के जो देवेंद्र अत्री हैं वो जीते हैं और महज 32 वोटों से इस सीट का फैसला हुआ है। देवेंद्र अत्री 32 वोटों से उचाना कला सीट जीते हैं। कांग्रेस ने बृजेंद्र सिंह को यहां पर चुनाव मैदान में उतारा था, उनको पटखनी देते हुए देवेंद्र अत्री ने 32 वोटों से उचाना कला सीट पर जीत दर्ज की और वो पिछली बार जो इस सीट से जीते थे दुष्यंत चौटाला, वो तो 5वें नंबर पर पहुंच गए। हम सीधे जरा मेहमानों का रुख करेंगे और सैयद जफर इस्लाम का मैं रुख करूंगी। जफर भाई, ये चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन इस बार कांग्रेस का ये रिएक्शन क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस क्यों इस हार को नहीं पचा पा रही? देखिए, हकीकत ऐसा है रुमाना जी, जो कल भी मैंने जिसके बात का जिक्र किया था कि ये जमीन पे लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, ये हवा में थे, ये मीडिया में थे, माहौल बना रहे थे और माहौल बना के ये सोच रहे थे कि हम जमीन पे काम नहीं करेंगे तो भी हम जीत जाएंगे। लेकिन जीत दर्ज करना बहुत दुश्वारी की बात है अगर आप ज़मीन पे नहीं लड़ेंगे। हमने अपना स्वॉट एनालिसिस किया था, हमने देखा था कि हमारी वीकनेसेस कहाँ पर है। उस लीडरशिप ने उस चीज़ का ध्यान रखा, अपने सारे रिसोर्सेज को उधर लगाए और घर घर तक पहुँचने का काम किया, उन कमियों को दूर किया जिससे इलेक्शन में दिक्कत हो सकती थी, रिजल्ट में नतीजे में कमी आ सकती थी और पूरे तौर से हमने ज़मीन पर रह कर काम किया और वो माहौल बनाते रहे और हम काम करते रहे और उसी का नतीजा है कि आज वो माहौल उनका ख़त्म हो गया और हमारा माहौल बन रहा है। जीत हमारे दर्ज कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस बीच ये देखिए जरा किस तरीके से जलेबियां बांटी जा रही हैं यहाँ पर। ये नायब सिंह सैनी जो जीते हैं लाडवा सीट से, उसी जीत का ये जश्न मनाया जा रहा है। ढोल बज रहे हैं और वो बड़ी बड़ी सी जलेबियां जो हैं वो यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के हाथों में, मुझे लग रहा है स्पेशल जलेबियां बनवाई गई हैं बाकायदा ऑर्डर देकर। और फिलहाल इन जलेबियों के साथ खुशी मनाते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता, मतलब हर बार चुनाव में जीत के बाद नेता जो है वो लड्डुओं से एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बार वो जलेबी जिसको हरियाणा की सियासत के अंदर एंट्री राहुल गांधी के बयान से मिली और उसके बाद इस बार देखिए आप नतीजों के बाद मिठाई जो छाई हुई है हरियाणा में वो जलेबी है। एबीपी न्यूज के स्टूडियो में वैसे हमने भी दोपहर में जलेबी मंगवाई थी, हमने भी मुंह मीठा किया, तो जलेबी से मुंह मीठा किया। फिलहाल आलोक जी का जरा जल्दी से रुख करते हैं और उन्हीं से जानते हैं। आलोक जी, जो यहाँ पर बीजेपी कह रही है कि साहब कांग्रेस
हवा हवाई। कांग्रेस जो है वो शायद इस गुमान में रह गई कि हम तो जीत ही रहे हैं। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, बीजेपी को जाने से कोई रोक नहीं सकता, और यही आधार बना क्या कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। आलोक जी, देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं पर भी इस तरह का कोई नैरेटिव था कि हमने काम नहीं किया। हमने एक चुनाव कैंपेन भी बीजेपी से ज़्यादा किया, हमारी तमाम सभाओं में बीजेपी से ज़्यादा लोग थे, हमने रोड शोज भी ज़्यादा निकाले। मोदी जी तो मात्र 4 कभी हवा में थे, मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ। और जब पोस्टल बैलेट खुले सुबह, तो जो पार्टी 10 से 11 सीटों पर मात्र जीत रही थी 90 में से एक, जबकि पोस्टल बैलेट जब भी खुलते हैं तो बीजेपी हमेशा आगे रहती है, उस पार्टी को लगभग 50 सीटें मिल रही हैं। ये अपने आप में बहुत बड़े मैनिपुलेशन की तरफ इशारा करता है। हरियाणा महंगाई में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, किसान, जवान, व्यापारी सब परेशान है। एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई है, तो कौन सा ऐसा कारण था? मोदी जी का कैंपेन नहीं है, मोदी जी नाम का गुब्बारा फूटा हुआ है, 5 लोकसभा हम जीते थे, तो कौन सा ऐसा कारण था कि जिसकी वजह से बीजेपी को वोट इतना चला गया? क्या मैनिपुलेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, क्या केवल ये था? मैं समझता हूं कि 2-3 दिन रुकना चाहिए। इसमें तमाम जो आंकड़े आ रहे हैं कि जिस तरह से पानीपत का भी एक सेंटर का मैंने बताया कि 2 राउंड तक ठीक रहा, तीसरे राउंड में 6 से 7 मशीनें ऐसी आई जो 99% चार्ज थी, और फिर काउंटिंग को रोका गया, और उसमें 60 से 70% वोट बीजेपी के एक्स्ट्रा निकले। ऐसी बहुत जगह से खबरें आ रही हैं। ईवीएम की काउंटिंग जहां पर भी रिकाउंटिंग हुई है, वहां पर भी इतने डिफरेंसेस क्यों आए हैं? जहां 32 वोट से हम हारे हैं, वहां पर पहले क्या आंकड़ा आया? भाई ईवीएम से काउंटिंग में फर्क तो नहीं आना चाहिए, फिर फर्क क्यों आए हैं? बहुत सारे हैं, कम से कम 3 जिलों में, जैसा कि जयराम रमेश जी ने बताया कि सीरियस इश्यूज हैं, इनको हम जनता के सामने लेकर आएंगे, और हम इस जनादेश को स्वीकार नहीं करते। ठीक है, 3 जिलों में आप कह रहे हैं सीरियस इश्यूज हैं जिनको उठाना बहुत जरूरी है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल है सर, आप लोगों की बड़ी जिम्मेदारी देश की राजनीति में, और ऐसे में क्या ये बेहतर नहीं होता कि पहले जरा खुद इंटरनल असेसमेंट कर लेते कि कहीं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और जिस तरीके से उम्मीदवारों का सिलेक्शन हुआ वहां पर तो चूक नहीं हो गई? क्योंकि अभी यहीं बैठे हुए एबीपी न्यूज पर आपने सोना वाली मिसाल दे दी, और वो सोना वाली मिसाल तो आपकी यहाँ पर उसकी पूरी हवा जो है वो निकल के रह गई कि आखिरकार जो आप सवाल पूछ रहे थे, सोना, वहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो कैसे 66,000 वोट ले गए, ये भी सवाल था ना आपका। तो अगर पहले थोड़ी तैयारी कर लेते, 1-2 दिन जरा मंथन कर लेते, तो हो सकता है कोई वजह मिल जाती। मतलब आउटराइटली आकर कि हम ये हार स्वीकार नहीं करेंगे, ये तंत्र की जीत हो गई, ये लोकतंत्र हार गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जल्दबाजी में कांग्रेस ये बयान दे रही है? आलोक जी। रोमाना जी, आपकी जिस तरह की भाषा है ना, ये भाषा बिल्कुल प्योर गोदी मीडिया की। मैं बड़े आराम से एनालिसिस कर रहा हूँ, आप कांग्रेस के तरफ जो लाठी मारने का काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि एक मुस्लिम कैंडिडेट आया, वो सारी की सारी वोट लेके चला गया? पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में, हरियाणा के इतिहास में मुझे बताइए कि 2 कैंडिडेट थे और 36,000 66,000 वोट लेकर चले गए। ऐसे ही तो जर्नलिस्ट बैठ जाते हैं, वो भी एनालिसिस करते हैं। मैं आपको शांति से एक बात कह रहा हूँ। नहीं सर, मैं भी शांति से ही आपसे एक बात कह रही हूँ कि अभी देखिए, आप वो जमीन से जुड़े हुए जर्नलिस्ट, अभी आप उनकी बात को आउटराइटली खारिज कर रहे हैं। ये पत्रकार सर हरियाणा के ही हैं, और कल तक ये उन्हीं पत्रकारों में शामिल है सर जो कांग्रेस की सरकार बनवा रहे थे सर हरियाणा में। अब आज वही जो है सर एक लॉजिक दे रहे हैं आपको, लेकिन आप उस लॉजिक को आउटराइटली, अब आप उस लॉजिक को भी आउटराइटली सर कैंसिल कर रहे हैं, उसको भी आप खारिज कर रहे हैं। ये तो सवाल है ना सर। 1 मिनट आप जरा सुन लीजिए सर, आर्य साहब को जरा सुन लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर बैठकर लेबल दे दीजिएगा कौन गोदी पत्रकार है, कौन फेंकू पत्रकार है, कौन किस मीडिया से है। सर ये सर्टिफिकेट बांटने का काम मत कीजिए। अभी आपका दिल दुखा हुआ है, देखिए बेकार की बहस में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। हम समझ रहे हैं, उम्मीद कर रहे थे आप लोग, और नतीजा आपकी उम्मीद के हिसाब से नहीं आया है। जरा सा सुन लीजिए आप पहले, आर्य साहब को सुन लीजिए। आलोक जी, शायद आपको उस क्षेत्र की जो संरचना है उसकी जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होती तो आप ये मानते कि जो जावेद को वोट मिली है वो मुसलमान वोट मिली है। दूसरी बात, आप पिछले 3-4 दिन का सोशल मीडिया देखिए और वहाँ के लोगों से बात कीजिए, उससे पता चल जाएगा कि कैसा उन्माद भरा गया। और आप कह रहे हैं कि मुसलमान वोट एक साथ नहीं मिलती हैं, तो मामन खां जो फ्रोटू जिरका से 1 लाख वोट से जीता है, वहाँ सारे कैंडिडेट मुसलमान थे, हिंदू कोई नहीं था। वो सारा का सारा पोलराइज मामन खान के साथ हुआ, और जो कि आरोपी है नूह के दंगों का और कांग्रेस का कैंडिडेट है। ऐसे आप नूह में, नूह जो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी है, और वहाँ आफ्ताब अहमद जीतने आपके बहुत सीनियर लीडर हैं, और दूसरे जो कैंडिडेट खड़े थे वहाँ जाकिर हुसैन का लड़का खड़ा था, ताहिर हुसैन, जो कि 4थी पीढ़ी है। 4
आप क्या बात कर रहे हैं? तो उनको पुन्हाना में भी इलियास मोहम्मद जीते हैं, जगाधरी में भी और इलियास मोहम्मद जो मेवात की तीसरा बड़ा राजनीतिक खानदान है, उनके ग्रैंडफादर, उनके फादर, उनके भाई, दो भाई और पोलराइजेशन तो हुआ है ना, क्योंकि हथिन के अंदर जिस तरीके से उनका नाम भी शायद मोहम्मद इसराइल है जो बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वो जीते हैं। तो यहाँ पर मैं इसीलिए कह रही थी कि आलोक भाई, क्या ये बेहतर नहीं होता कि पहले आराम से बैठकर, ठंडे दिमाग से बैठकर एक बार असेसमेंट कर लिया जाता कागज पर कि आखिरकार क्या हुआ है, कौन सी सीट पर कौन सा फैक्टर चला, कौन सा फैक्टर नहीं चला। ये नतीजों के दिन अभी दोपहर में आते साथ ही, मतलब अभी तो शाम भी नहीं हुई है ना, और फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि साहब नहीं ये तो तंत्र की जीत हो गई, ये तो लोकतंत्र की हार हो गई, ये तो बड़ा गड़बड़ का मामला हो गया, यहां पर तो सब कुछ मैनिपुलेट कर लिया गया। और वहीं सर दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर भी है। जम्मू कश्मीर के जो नतीजे आ रहे हैं वहां तो साफ तौर पर सर इंडिया गठबंधन, आप लोगों को मुबारक हो, आप ही लोग वहां पर सरकार बनाने जा रहे हैं। तो एक जगह इतना मैनिपुलेशन, इतना अगर मतलब हार का ठीकरा आप ईवीएम और चुनाव आयोग पर फोड़ रहे हैं सर, तो फिर जम्मू कश्मीर में किस पर फोड़ेंगे सर? मैं कहना चाहूंगा कि वहीं से लगी हुई सारी सीट नूह भी है, और जो पत्रकार महोदय हैं उनको मैं बता दूं, मैं भी आटा गाँव का हूँ, सोनीपत के पास का, वहां पर 10 साल रहा हूँ मैं, एक गांव को जानता हूँ, वहां पर रोज का मेल से लेकर इंडस्ट्रियल एरिया के चारों तरफ के एक गली के बूथों को भी जानता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता हूँ। और ताउडू में जहाँ ज्यादा मेवात की पॉपुलेशन है मैं उसको भी जानता हूँ। मतलब यहाँ पर एक निर्दलीय को सारी मुस्लिम वोट चली गई, और पुन्हाना और नूह में और हकीम में सारी वोट कांग्रेस को चली गई। कर रहे हैं, लेकिन जर्नलिस्ट महोदय भी बीजेपी का मोदीनामा पढ़ना नहीं आलोक जी, गलत आरोप मत लगाइए आप। सुन लीजिए पहले बात हमारी भी, मेरी भी सुन लीजिए। पिछली बार सोना से आलोक जी बहुत ज्यादती है। सुन लीजिए, अगर कांग्रेस के मन की बात नहीं हो रही है तो फिर आप पत्रकारों को यहाँ पर लेबल तो मत कीजिए, बहुत ज्यादती है सर, गलत बात है, ऐसे नहीं कीजिए। जब हम कल आज सुबह कह रहे थे कि कांग्रेस को मेजॉरिटी मिल रही है तो हम ठीक थे। दूसरी बात, पिछली बार सोना से डॉक्टर शमसुद्दीन को कांग्रेस ने टिकट दी थी, तब 2 कैंडिडेट थे और इस बार 1 कैंडिडेट था खाली, और ये आप भी जानते हो। वो नहीं समझेंगे, अरे साहब आप कितनी भी सफाई दे दीजिए, इस वक्त वो नहीं समझेंगे। लेकिन आलोक जी कल आप गलत काम रहे हैं। अब ऐसे तो कल जफर भाई आए थे और जफर भाई को हम बता रहे थे कैसे कांग्रेस सरकार बना रही है हरियाणा में एग्जिट पोल के आंकड़ों पर, वो तो कल धामेसर कांग्रेस का पत्रकार करके लेबल नहीं कर रहे थे। अब आज नतीजा आ गया है सर, स्वीकार कीजिए, आप जो आंकड़ा है उसको स्वीकार करना होगा, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस बहुत बचकाने रिएक्शंस दे रही है, ऐसा लग रहा है जैसे अंगूर खट्टे। 1 मिनट सर, एक रिएक्शन जरा सैयद जफर इस्लाम का, उसके बाद मैं आ रही हूँ। जफर भाई देखिए मैं आलोक भाई को सुन रहा था, अरे आप सुन लीजिए आलोक भाई, परेशान मत होइए। सुबह में ज्यादा जलेबी, आपको पहले ही कहा था कि सुबह में इतने जल्दी जलेबी मत खाइए, आप ढोल लगाड़ा मत बजाइए, कहा था कि नहीं? अभी उदास होकर बैठे हुए, आंसू बहा रहे हैं आप, मुंह आपका बिल्कुल छोटा हो गया। अरे भाई जानते हैं, आपको कहा गया था, क्वेश्चन किया गया था कि आप हारेंगे, और हारने के बाद आपका मुंह ऐसे ही लटक जाएगा और तरह तरह की बातें ठेकरे किसी और पीछे पे फोड़ेंगे, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी कुछ और, कभी कुछ और। हकीकत है कि आपको जमीन में आप काम ही नहीं कर रहे थे, जमीन में नहीं काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी जमीन में काम कर रही थी, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश कर रही थी, ताकि जनता का समर्थन हम प्राप्त कर पाए, जनता का विश्वास हम प्राप्त कर पाए। जनता का समर्थन प्राप्त किया, जनता के विश्वास की वजह से हम जीते हैं। और आपने क्या किया? आपने मीडिया में माहौल बनाने का कोशिश किया, और आपने राहुल गांधी जी के नफरत की दुकान को चलाने की कोशिश की, जहां कोई एक भी ग्राहक नहीं था। जो मोहब्बत की दुकान कहते थे उसमें ग्राहक नहीं रहता था। ऐसे में आपको हार मिलनी थी, लेकिन आपको क्या है, हारने के बाद ठेकरा कहीं ना कहीं फोड़ना है, तो आप ठेकरा फोड़ रहे हैं। हकीकत आपको ही मालूम है, मुंह लटका हुआ है। अभी सुबह में तो इतने बड़ा जलेबी खा के इतना बड़ा मुंह था, अभी मुंह लटक गया हारने के बाद। ये गलत बात है, और अलग अलग तरह की बातें कह रहे हैं भाई। कल हमें आप इसी चैनल पे सारे पत्रकार जो आपको 70 सीटें दे रहे थे, 72 सीटें दे रहे थे, 61 सीटें दे रहे थे, लेकिन मैं बार बार कहता रहा कि हमारा फीडबैक कहता है कि हमको कम से कम 52 सीटें आनी चाहिए। इस चैनल पे कहा था हमने, आज देखिए 52 के करीब है। मैं एक्यूरेट तो नहीं बोल सकता था, ये हमारा अनुमान था बेस्ड ऑन फीडबैक। लेकिन आपको फीडबैक कहीं से नहीं है, आपको तो सिर्फ हवा बना के, जमीन में आप लड़ते नहीं है, और हवा बना के और कहते हैं कि ईवीएम चला गया, तो ये चला गया, वो चला गया। अरे भाई जमीन पे काम कीजिए, रिजल्ट मिलेगा। रामविलास जी शर्मा जी टिकट काट दी गई थी, वो तो अलग बात है।
देखो, कोई भी प्रजातांत्रिक पार्टी होगी, लोकतांत्रिक पार्टी होगी, मतभेद स्वाभाविक हो सकते हैं किसी, लेकिन मनभेद किसी का नहीं था। साहब, कुमारी शैलजा ने आज सवाल उठाया है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था, तालमेल नहीं रखा गया था। कुमारी शैलजा ने कहा है कोऑर्डिनेशन रखना किसका काम है? सबका काम है कोऑर्डिनेशन। कौन सा कोऑर्डिनेशन का मतलब की बात जब आप कर रहे हैं तो क्या आप ईवीएम की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी ने कहा कि स्लो रिजल्ट जो है वो अनाउंस किए जा रहे हैं? नहीं, कुछ ना कुछ है ना, जब इसकी बात की वो करेंगे। शिकायतें मिली हैं हमारे को कि भाई बैटरी की कहीं 99% बैटरी थी, कहीं 70% थी, सबकी शिकायतें उम्मीदवार। कौन सा कोऑर्डिनेशन का मतलब की बात जब आप कर रहे हैं तो क्या आप ईवीएम की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी ने कहा कि स्लो रिजल्ट जो है वो अनाउंस किए जा रहे हैं? नहीं, कुछ ना कुछ है ना, जब इसकी बात की वो करेंगे। शिकायतें मिली हैं हमारे को कि भाई बैटरी की कहीं 99% बैटरी थी, कहीं 70% थी, सबकी शिकायतें उम्मीदवारों ने दी हैं, वो सारी हम उनका करेंगे। भुट्टो साहब, एक जो बात कही जा रही है एनालिसिस के तौर पे कि जो जाट और नॉन जाट में ये चुनाव बट गया और नॉन जाट वोटों का कंसोलिडेशन, पोलराइजेशन हुआ बीजेपी के पक्ष में, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये आप लोगों के यहाँ कोई जात पात का नहीं, कांग्रेस की राजनीति है, कांग्रेस की स्पष्ट नीति है, न जात पे न हाथ पे मौल लगेगी हाथ पे। हुड्डा साहब, अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? अब तो नतीजे सामने हैं, अब ऑप्शन आपके पास क्या बचता है? क्या करने वाले आगे आप? आगे क्या करने वाले हैं? प्रजातंत्र है, जहाँ लोगों ने जो फैसला होगा वो स्वीकार करेंगे हम, लेकिन जो है कहाँ कुछ रही है तंत्र में, कहाँ कुछ हुआ, उसकी जरूर हम। भूपेंद्र सर, ईवीएम को लेकर लोकसभा चुनाव में भी तमाम सवाल खड़े हुए थे। कई सीटों पर मार्जिन को लेकर, वोटों की गिनती को लेकर सवाल हुए थे और उसके लेकर संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला था। अभी जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं 99% और 66% वाला, जहाँ पर नई ईवीएम्स का इस्तेमाल हुआ, बता चुके हो इनको लेकर किस तरीके से बता चुका मैंने। रिप्रेजेंटेशन वो AICC में जयराम ने कहा है, वो करेंगे बात। जयराम जी ने कहा है कि जाएंगे। जयराम जी ने कहा है कि इस रिजल्ट को कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी, इस रिजल्ट को अंडर प्रोटेस्ट हम स्वीकार करेंगे।